हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो काव्य शास्त्र के ऊपर ये हमारी चौथी क्लास रहने वाली है। यहाँ पर सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद आचार्य भरत मुनि ने कहा है। आचार्य बलदेव उपाध्याय भरत मुनि का समय द्वितीय शताब्दी मानते हैं। इसके अलावा नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित इनकी प्रसिद्ध रचना रही। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने गुण, दोष तथा अलंकार की मीमांसा की है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकारों की मीमांसा की है। और जिन 4 अलंकार की उन्होंने मीमांसा की है, उन 4 अलंकारों के नाम कुछ इस प्रकार है: यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और दीपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। भामा ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में विभक्त है। परिच्छेद यानी भाग कह सकते हैं। यह ग्रंथ 6 भागों में विभक्त है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भरत मुनि का समय क्या माना था? तो द्वितीय शताब्दी माना था। उसी प्रकार आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। षष्ठ यानी 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध बताया है इन्होंने भामा का समय। इसके अलावा काव्य प्रकाश के रचयिता रहते हैं मम्मट, व्यक्ति विवेक के रचयिता रहे महीम भट्ट तथा काव्य अनुशासन ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वामन ने किया। वामन ने ही लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है। काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है? तो काव्य की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, हेतु का अर्थ होता है कारण, तो यहाँ पे काव्य हेतु का अर्थ हो गया काव्य की उत्पत्ति का कारण। तो वामन ने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है। अर्थात लोक विद्या और प्रकीर्ण को वामन ने काव्य की उत्पत्ति का कारण बताया है। इसमें लोक का तात्पर्य है लोक व्यवहार। ठीक है, विद्या के अंतर्गत शब्द शास्त्र, छंद शास्त्र, कला इत्यादि को लिया गया है। प्रकीर्ण के अंतर्गत काव्य परिचय, प्रतिभा, एकाग्रता, वृद्ध सेवा इत्यादि को लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये 3 प्रकार किसने माना है? तो स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये 3 प्रकार राजशेखर मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? अर्थात किस आचार्य ने प्रतिभा को काव्य की उत्पत्ति का कारण माना है? जैसे मैंने अभी बताया कि हेतु का अर्थ होता है कारण, इस वजह से उन्हें प्रतिभावादी कहा जाता है। तो उन आचार्य का नाम है पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने प्रतिभा को काव्य की उत्पत्ति का कारण माना, जिस वजह से इन्हें प्रतिभावादी कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? तो अभिनव गुप्त ने कहा प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अगला देखेंगे। प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री और भावयित्री किस आचार्य ने किए? तो राजशेखर ने। प्रतिभा के 2 भेद माने कार्यत्री और भावयित्री। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा गया तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, औचित्य, विचार, चर्चा और कवि कंठाभरण के रचयिता कौन रहे?
तो औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता रहते हैं आचार्य क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी रहे। इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया। इसके अलावा क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इनके शिक्षा गुरु थे अभिनव गुप्त। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? तो अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन रहते हैं? तो ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक की टीका रही। ध्वन्यालोक के रचयिता रहते हैं आनंदवर्धन तथा ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता रहते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। इसके अलावा अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक एक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की थी। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक एक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की थी। अगला प्रश्न है काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता रहे वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। वामन का समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके अलावा काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 रही तथा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है, अर्थात 5 भागों में विभक्त है काव्यालंकार सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका की रचयिता कौन रहे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की यह टीका रही क्या? अभिनव भारती। जिस प्रकार ध्वन्यालोक की टीका थी ध्वन्यालोक लोचन, उसी प्रकार नाट्य शास्त्र की टीका है अभिनव भारती और इसके रचयिता रहते हैं अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक लोचन के भी रचयिता रहे अभिनव गुप्त। अभिनव भारती टीका जो कि नाट्य शास्त्र की टीका है, इसके रचयिता भी रहते हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है? काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी। काव्य प्रयोजन से अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य हेतु का अर्थ था काव्य की उत्पत्ति का कारण, परंतु काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य की रचना का उद्देश्य। ठीक है, तो काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी, अर्थात कहे तो काव्य रचना के पश्चात प्राप्त होने वाला लाभ। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है कि लेखक का उद्देश्य सदा यही रहा है कि उसके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी हो और साथ ही उसके ज्ञान की सीमा भी बढ़ती रहे। आगे वे कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था ये। आगे बढ़ेंगे। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मत रहा उपयोगितावादी। उसी प्रकार काव्य प्रयोजन के संदर्भ में आत्मानुभूति मत किनका है? तो यह है नंदुलारे वाजपेयी जी का। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, अर्थात काव्य की रचना का उद्देश्य मानते हैं वे आत्मानुभूति को। अगला प्रश्न देखेंगे। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन रहे? तो कुलपति। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या? काव्य की रचना का उद्देश्य पर विचार करने वाले आचार्य थे कुलपति। अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किया आचार्य भामा ने। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति पद का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भामा रहे। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आचार्य भामा ने, परंतु आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन कौन मानते हैं? आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन माना था नंदुलारे वाजपेयी ने। उपयोगितावादी को काव्य प्रयोजन माना किसने? तो
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसी प्रकार आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनके अनुसार काव्य की रचना का उद्देश्य क्या है? तो आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित है विशिष्ट पद रचना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? तो आचार्य दंडी ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने लाटी नामक रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या में वृद्धि कर दी? किस आचार्य ने लाटी नामक रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या में वृद्धि कर दी? अब तक आचार्य वामन ने रीति की संख्या 3 मानी थी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, परंतु आचार्य रुद्रट ने लाटी नामक एक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या में वृद्धि कर दी और रीति की संख्या अब कितनी हो गई? तो 4, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? तो वामन ने वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र के षष्ठ यानी कि छठे एवं सप्तम अध्याय में, यहाँ पे सप्तम हो जाएगा, ठीक है, ये जो आधा मूर्धन्य श है ना, वहाँ पे आधा प होगा, तो षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में यानी छठे और सातवें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया? किस आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या फिर संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया? तो आचार्य भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया। भामा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है। किसे? तो आचार्य दंडी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ इनमें से किनकी है? काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ उद्भट द्वारा रचित है। उद्भट का समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है। इसके अलावा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर की राजा जयापीड़ का सभा पंडित बताया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने उद्भट को कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में उद्भट ने अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र को माना जाता है। ठीक है, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी रही? छंद सूत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम भट्टनायक ने की। अगला प्रश्न है, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, जबकि ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन वर्णिक छंद नहीं है? तो
अरिल, अरिल यह एक मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं, जबकि बाकी सभी यहाँ पे वर्णिक छंद है। मात्राओं की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, मात्राओं की गणना पर आधारित जो छंद होते हैं वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। वहीं वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंदों के उदाहरण कुछ इस प्रकार है: दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवे। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।